नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, बी आर मिर्जा गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो आज अपन साहित्यिक स्रोत में आगे बढ़ते हुए मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब के बारे में चर्चा करेंगे। इससे हमारे दो टॉपिक एक साथ कवर हो जाएंगे। एक तो साहित्यिक स्रोत में अपन मेगास्थनीज के बारे में पढ़ लेंगे और दूसरा मौर्य साम्राज्य के बारे में मेगास्थनीज ने क्या क्या कहा है उसकी जानकारी भी हमें मिल जाएगी। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी हमें मिल जाएगी। तो मेगास्थनीज कौन था? उत्तर पश्चिम सीमा में ग्रीस यानी यूनान का राजा जो वहाँ पे राज कर रहा था, जिसका नाम था सेल्यूकस निक्टर। तो सेल्यूकस निक्टर ने एक दूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य का दरबार था पाटलिपुत्र, आज के समय के बिहार में। तो जो दूत यहाँ पे आया, जो एम्बेसडर, दूत को अंग्रेजी में एम्बेसडर कहते हैं, तो दूत पाटलिपुत्र में आया, उसका नाम मेगास्थनीज था। और यहाँ पे कई वर्षों तक वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा। उसने कई चीज़ों को ऑब्जर्व किया और अपनी किताब इंडिका को लिखा। तो अब मेगास्थनीज के बारे में अपन पढ़ते हैं आगे डिटेल में। मेगास्थनीज ने बहुत ही रुचि के साथ जो भी उसने सुना, जो भी उसने ऑब्जर्व किया, जो भी उसने परखा, जो भी उसने देखा, उसके बारे में लिखा बहुत ही रुचि के साथ। विद सो मच इंटरेस्ट ही रोट whatever he saw, whatever he experienced in front of him। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण मेगास्थनीज का जो अकाउंट है, जो उसकी किताब है, जो उसकी रचना है इंडिका, वो हमें एज इट इज़ मिली नहीं है। लेकिन फिर भी हमें इंडिका के बारे में जानकारी है। कैसे है? जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो तो खत्म हो चुका, वो तो आज के समय उपलब्ध ही नहीं है इंडिका। लेकिन पहले के समय में जब इंडिका नाम की किताब थी, उस किताब को रेफरेंस मानते हुए कई सारे और यूनान के रचनाकारों ने इतिहास लिखा है। यानी और कई सारे, स्ट्राबो हो गया, इस तरह के कई सारे यूनानी इतिहासकार हैं जिन्होंने मेगास्थनीज की इंडिका की किताब से रेफरेंस निकाले। तो रेफरेंस के रूप में हमें जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका की किताब के बारे में। पूरी की पूरी किताब हमारे सामने अवेलेबल है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि मेगास्थनीज का विश्लेषण जो भी करेंगे या जो भी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब के बारे में, कि इसने कैसे किताब लिखी, इसने कैसा इतिहास लिखा, ये कैसा इतिहासकार था, लेकिन वो सारे के सारे विश्लेषण हमारे अधूरे ही रहेंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इसकी पूरी किताब हमें आज तक मिली ही नहीं। कहने का मतलब ये है, जो अधूरी जानकारी हमें मिल पाई रेफरेंसेस के रूप में, एक्सट्रैक्ट्स के रूप में, दूसरी किताबों के माध्यम से जिन्होंने इंडिका के बारे में बात की, बस उसी सीमित जानकारी के आधार पे हम मेगास्थनीज की किताब का या मेगास्थनीज के गुण और अवगुण के बारे में हम विश्लेषण कर सकते हैं। हमारी जानकारी बेहद सीमित है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक मेगास्थनीज के व्यक्तिगत अनुभव का सवाल था, जो जो चीज़ें, जो जो घटनाएं, जो जो जानकारियाँ मेगास्थनीज के व्यक्तिगत अनुभव के अंतर्गत आई, उस जानकारी में हमें एक्यूरेसी देखने को मिलती है। वह ऐतिहासिक जानकारी मेगास्थनीज ने बिल्कुल सही प्रकार से दी है। जैसे पाटलिपुत्र शहर का वर्णन इसने बहुत ही ढंग से किया है और मौर्य की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में इसने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और यह जानकारी को हम कोरिलेट कर सकते हैं, इस जानकारी को हम कंफर्म कर सकते हैं अर्थशास्त्र के द्वारा। अर्थशास्त्र ने भी प्रशासनिक जानकारी दी है मौर्य साम्राज्य के बारे में, और मेगास्थनीज ने प्रशासनिक जानकारी दी है। तो दोनों जानकारियों में हमें एक रूपता देखने को मिलती है। देयर इज मटेरियल कंसिस्टेंसी इन द इंफॉर्मेशन गिवन बाय बोथ दीज सोर्सेज। अब इसका क्या मतलब है? जब एक सी जानकारी दोनों सोर्सेज से, दोनों सोर्स से हमें मिली, इसका मतलब ये है कि मेगास्थनीज ने हमने कंफर्म कर लिया। तो मेगास्थनीज की जो जानकारी है प्रशासन के बारे में, पाटलिपुत्र शहर के बारे में, वो बिल्कुल सही जानकारी हमें मिलती है। इतिहास में क्या होता है, जब भी हम कोई जानकारी निकालते हैं किसी किताब से, हमें उसको कंफर्म करना पड़ता है कि वाकई ये बात सही है नहीं है। जैसे अगर हम साहित्यिक सोर्स से कोई जानकारी निकालते हैं, इतिहासकार की कोशिश रहती है कि उसको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के माध्यम से उसको कंफर्म कर सके। तो मेगास्थनीज ने जो जानकारी दी उसको हमने अर्थशास्त्र में दी हुई जानकारी से हमने मिलान कर लिया, वो जानकारी बिल्कुल सही है। अब अपन इसमें आगे चलते हैं कि अगर अपन मेगास्थनीज की आलोचना करें, क्योंकि विश्लेषण अपन करते हैं, अपन को पॉजिटिव पहलू के बारे में बात करनी पड़ेगी और नकारात्मक पहलू के बारे में बात करनी पड़ेगी। तो जो मेगास्थनीज है उसमें आलोचनात्मक निर्णय लेने का अभाव था। आलोचनात्मक यानी ही लैक्ड क्रिटिकल जजमेंट, ही कुडंट मेक क्रिटिकल जजमेंट इन हिज वर्क। आलोचनात्मक निर्णय लेने का अभाव था। अपन क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि जो भी जानकारी मेगास्थनीज को मिली, हो सकता है किसी व्यक्ति ने बात करके उसको कुछ अंधविश्वास बताया, मेगास्थनीज ने उस अंधविश्वास को सही मानकर अपनी किताब में लिख दिया। तो जो भी कहानियाँ लोगों ने उसको बताई, जो भी कथाएं लोगों ने उसको बताई, जो भी अंधविश्वास रीति रिवाज लोगों ने बताया, मेगास्थनीज ने उन सबको सही मानते हुए बिना उसका परीक्षण किए हुए अपनी किताब में लिख दिया। तो ये उसकी एक कमी है। दूसरी कमी क्या है, क्योंकि मेगास्थनीज को मौर्य साम्राज्य में या भारत की स्थानीय भाषा की कोई जानकारी नहीं थी। इसी कारण से वह ऐतिहासिक तथ्यों को परख नहीं पाया, और इसी कारण मेगास्थनीज की जो किताब है उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियां भी रह जाती है, यानी कमियां भी इस किताब में रह जाती है। बहुत सारे संस्कृत शब्दों को समझ नहीं पाया और खुद कंफ्यूज हो गया मेगास्थनीज। तो दो हमने आलोचनात्मक तरीके से हमने यहाँ पे दो बातें की मेगास्थनीज के बारे में। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। उसने पाटलिपुत्र शहर के बारे में वर्णन दिया है। जैसे वह कहते हैं कि पाटली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको किसी भी किताब में यहाँ पे मिल जाएगी। विश्लेषण की बात अपन ने कर ली। पाटलिपुत्र शहर है वो दो नदियों के संगम पे बना हुआ था, सोन और गंगा। पाटलिपुत्र शहर के चारों तरफ एक खाई बनी हुई थी, काफ़ी चौड़ी। और पाटलिपुत्र शहर है उसके चारों ओर एक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, लकड़ी की घेराबंदी थी। तो लकड़ी की दीवार बनी हुई थी, उस लकड़ी की दीवार पे 64 गेट बने हुए थे, 64 गेट बने हुए थे। 570 टावर बने हुए थे। टावर का मतलब है मीनार, बड़े बड़े मीनार होते हैं जहाँ पे लोग खड़े रहते हैं, दूर से वॉच कर सकते हैं कि शत्रु की सेना कहीं आ तो नहीं है। तो 570 उसमें मीनार बने हुए थे। मेगास्थनीज की किताब से हमें जानकारी मिलती है कि मौर्य साम्राज्य में लकड़ी, वुड वाज द चीफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, यानी निर्माण की प्रमुख सामग्री लकड़ी थी। तो ये अपने समझने की चीज़ है कि उस समय पत्थर का इतना उपयोग होना मौर्य काल में शुरू नहीं हुआ था। वास्तव में उसमें जितने भी निर्माण हुए हैं उसमें अधिकांशतः लकड़ी का इस्तेमाल किया गया। फिर मेगास्थनीज चंद्रगुप्त महल के बारे में बात करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के बारे में बात करता है। महल किसका बना हुआ? पत्थर का महल नहीं बना हुआ था, यह लकड़ी का बना हुआ एक बहुत ही खूबसूरत महल था जिसकी तारीफ मेगास्थनीज ने की है। मेगास्थनीज ये कहता है कि इस महल में मीनार बने हुई थी, जिसको खंबे कहते हैं, पिलर बने हुए थे, जिसके ऊपर चांदी के अंदर कई सारे पक्षियों की इमेजेस बना रखी थी उस खंबे के ऊपर। तो इस प्रकार की डिटेल जानकारी हमें मिलती है। उस महल में पार्क हुआ करता रहा, उस महल में टैंक हुआ करते थे। टैंक मतलब पानी का टैंक, जो टैंक हुआ करते थे, उसमें नौका विहार भी हुआ करते थे। कहने का मतलब ये कि बहुत ही खूबसूरत महल मेगास्थनीज ने देखा और जिसके बारे में पूरी जानकारी इसने अपनी इंडिका नामक किताब में दी है। और आज भी हमें पटना के करीब उस लकड़ी के महल के कुछ खंडर हमें मिले हैं, यानी हमने उसको आर्कियोलॉजिकली कंफर्म कर लिया कि मेगास्थनीज ने जानकारी दी कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक महल लकड़ी का था, और हमने खुदाई करके उस चीज़ को कंफर्म कर लिया कि मेगास्थनीज ने सही कहा। पटना के पास में हमें अवशेष मिले हैं उस महल के। फिर अपन बात करते हैं रॉयल कोर्ट, राजकीय महल के बारे में अपन बात करते हैं, रॉयल कोर्ट। अब राजा से संबंधित इसने अनेक प्रकार की जानकारी दी है मेगास्थनीज ने, यानी जो राजा की दैनिक दिनचर्या है उसके बारे में मेगास्थनीज ने जानकारी दी है कि किस समय राजा क्या किया करता रहा। मेगास्थनीज कहता है कि राजा का कमिटमेंट, राजा की प्रतिबद्धता जनता के प्रति इतनी अधिक थी या प्रशासन के प्रति इतनी अधिक थी कि वो एफिशिएंट तरीके से प्रशासन चलाना चाहता रहा। जब राजा को कपड़े पहनाए जाते रहे उनके दास के द्वारा, या फिर राजा के बाल बनाए जाते रहे, उस समय भी राजा अपने समय का उपयोग करते हुए दूतों से बात किया करता था, जो एम्बेसडर हुआ करते थे, या जो प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, या जो मंत्री हुआ करते थे। यानी जब वो बिजी है, जब उसको कपड़े पहनाए जा रहे थे, उस समय भी थोड़ा समय भी वह राजा उसको यूज करते हुए प्रशासन के कार्य करने की चेष्टा किया करता रहा। ये मेगास्थनीज ने इसकी जानकारी दी है। फिर मेगास्थनीज ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि राजा की सुरक्षा के लिए महिला अंगरक्षक भी नियुक्त की गई। महिला अंगरक्षक, फीमेल बॉडीगार्ड का इस्तेमाल भी राजा के द्वारा किया गया। फिर समाज के बारे में मेगास्थनीज क्या कहता है कि समाज 7 वर्गों में बटा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 7 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला दार्शनिक, फिलोसोफर, दार्शनिक। दूसरा है किसान, तीसरा है शिकारी, चौथा है चरवाहे, पांचवा है शिल्पकार। फिर उसके बाद अगला है क्षत्रिय वर्ग, यानी सैनिकों का वर्ग, सैन्य वर्ग। फिर उसके बाद है अधिकारियों का वर्ग, प्रशासनिक अधिकारियों का वर्ग। फिर उसके बाद है काउंसलर्स, काउंसलर्स का मतलब है जो मंत्री परिषद के सदस्य थे, जो मंत्रीगण थे, उनका समूह। तो उसने
इसमें 7 वर्गों के बारे में मेगास्थनीज ने जानकारी दी है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि इसमें मर्केंटाइल क्लास मिसिंग थी। मर्केंटाइल क्लास का क्या मतलब है? मर्केंटाइल का मतलब है व्यापारियों के वर्ग के बारे में इसने जानकारी नहीं दी। अब देखो कितनी बड़ी गलती मेगास्थनीज से हुई है। हम इस पॉइंट को भी उसकी आलोचना में जोड़ सकते हैं कि इसने समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया, सारे वर्गों के बारे में बात कर ली, लेकिन ये व्यापारियों के वर्ग को भूल गया। तो व्यापारी तो उस समय हुआ करते थे, व्यापार भी उस समय हुआ करता रहा, तो यह इसकी कमी रही है, इसकी रचना की। फिर मेगास्थनीज कहता है कि भारत में कभी भी सूखा नहीं आता रहा। देयर वर नो फेमिन्स इन इंडिया। फेमिन्स का मतलब होता है सूखा। अब सूखा नहीं आता रहा, अब ये कैसे हो सकता है? भारत में, भारतीय उपमहाद्वीप में हमेशा से सूखे आए हैं। फेमिन्स बार बार आए, अंग्रेजों के समय भी आया, उससे पहले भी आया। तो गलत जानकारी मेगास्थनीज ने दी है। वह भारतीय परिवेश को, भौगोलिक परिवेश को इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाया। फिर मेगास्थनीज ने एक और जानकारी दी है कि भारतीयों के पास कोई भी लिखित कानून नहीं था। तो ये भी उसने गलत जानकारी दी है। ये भी इसका आलोचनात्मक एक पहलू है कि देयर वर नो रिटन लॉज इन इंडिया। अब ये कैसे हो सकता है? लिखित कानून तो भारत के पास था। उस समय क्या लिखित कानून था? वह था मनुस्मृति। इस प्रकार की अनेक लॉ बुक उस समय लिखी गई थी जो भारत में थी, जो लिखित कानून के रूप में कार्य करती थी। यानी कानून क्या, उसकी पूरी परिभाषा उसमें दे रखी थी, जिसके आधार पर प्रशासन और न्याय व्यवस्था चलाई जाती थी। फिर मेगास्थनीज आगे कहता है कि केवल ब्राह्मणों को छोड़ के कोई भी वर्ग इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकता था। यानी ब्राह्मण को आज़ादी थी, ब्राह्मण इंटरकास्ट मैरिज कर सकता था, लेकिन उसके अलावा कोई भी वर्ग को आज़ादी नहीं थी कि वह इंटरकास्ट मैरिज यानी अंतर जातीय विवाह कर सके। फिर मेगास्थनीज कहता है कि भारत में अनेक प्रकार के फलों का उत्पादन होता रहा और खूब सारे अनाज का उत्पादन होता रहा, और साल में 2 बार भारत में फल और अनाज उगाए जाते रहे। यानी कृषि का चक्र इस प्रकार का था, भारत की भूमि इतनी उपजाऊ थी कि साल में 2 बार खाद्यान्न का उत्पादन और फलों का उत्पादन भारत में हो सकता रहा। फिर मेगास्थनीज कहता है कि मृत्यु दंड से किसी को भी छूट नहीं मिल रही थी। यानी ब्राह्मण को भी मृत्यु दंड दिया जाता रहा मेगास्थनीज के अनुसार। ये इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेगास्थनीज ने क्या कहा है, यानी प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज ने क्या कहा। देखो, राजा की सहायता के लिए काउंसलर्स का एक वर्ग था। मंत्री परिषद का गठन किया गया राजा की सहायता के लिए। मंत्री परिषद का कार्य था राजा को सलाह देना। ये कॉमन पॉइंट है, आप कहीं पे भी आप प्रशासन में डाल सकते हो। राजा की सलाह के लिए मंत्री परिषद। फिर अब मेगास्थनीज एक विशेष जानकारी देता है कि जो मौर्य प्रशासन है उसके अधिकारियों को 2 भागों में बांटा गया। ठीक है, एक थे एग्रोनोमोई, मैं लिख देता हूँ, उसको आप अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, दोनों में एक चीज़ कही जाएगी, एग्रोनोमोई। और दूसरा कौन सा टाइप है? एस्ट्रोनोमोई, एस्ट्रोनोमोई, एग्रोनोमोई। तो दूसरा है एस्ट्रोनोमोई। इन 2 प्रशासनिक अधिकारियों के वर्ग के बारे में बात की, एग्रोनोमोई और एस्ट्रोनोमोई। अब एग्रोनोमोई कौन थे? एग्रोनोमोई जो वर्ग थे प्रशासनिक अधिकारियों का, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी थे, जिले स्तर के अधिकारी थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी। ठीक है, एग्रोनोमोई का क्या कार्य हुआ करता था? जैसे नदी है, नदी के परिवहन का ध्यान रखना, ठीक है, भूमि का मापन करना, जो इजिप्ट में हुआ करता रहा वही कार्य मौर्य साम्राज्य में होता रहा, भूमि का मापन करना। और जहाँ पे बांध बना रखा है, पानी को स्टोर कर रखा है, क्या होता रहा, कहीं पे बांध बना के पानी को स्टोर करते रहो और एक कोने में गेट लगाए जाते रहे। गेट से क्या होता रहा, थोड़ा थोड़ा गेट खोलेंगे ताकि पानी आगे रिलीज हो, आगे की तरफ जाए, कृषि का कार्य होता रहे। तो उसको अंग्रेजी में स्लूइसेस कहते हैं उन गेट को, जो बांध के कोने में गेट लगे होते हैं पानी की निकासी के लिए। तो उन स्लूइसेस का इंस्पेक्शन करने का कार्य एग्रोनोमी का होता है। कितना पानी रिलीज करना है या पानी रिलीज करना है या नहीं करना है, यह सारे के सारे अधिकार एग्रोनोमी नामक अधिकारियों के पास हुआ करते थे। फिर इसके अलावा एग्रोनोमी जो अधिकारी थे उनके पास शक्तियाँ थी करों को इकट्ठा करने की, कर भी इकट्ठा किया करते थे और विभिन्न काम धंधों से जुड़े हुए लोगों को रेगुलेट भी करते रहे। यानी जो विभिन्न व्यापारिक और जो काम धंधे हुआ करते रहे, आर्थिक काम धंधे हुआ करते रहे, उनको रेगुलेट करने का कार्य
एग्रोनोमी नामक अधिकारी किया करते थे। कौन कौन से काम धंधे हो गए, जैसे लकड़ी का कार्य हो गया, खाद्य का कार्य हो गया, लोहे का कार्य हो गया, ब्लैक स्मिथ का कार्य हो गया, लोहे का कार्य, लोहार का कार्य हो गया, और माइनर्स जो खान का कार्य किया करते थे, खान जिसमें पत्थर को निकाला जाता है। तो इन सबको रेगुलेट, इनको नियंत्रित करने का कार्य एग्रोनोमी का हुआ करता था। इसके अलावा एग्रोनोमी नामक अधिकारी क्या करते थे, उन्होंने सड़कों का निर्माण करवाया और हर कुछ दूरी के पश्चात मीनार बनाए गए सड़क के किनारे। मीनार क्या होता है, डिस्टेंस बताने के लिए कितनी दूरी बची है, जो भी अगला शहर आ रहा है उसमें कितनी दूरी बची है, या डायरेक्शन बताने के लिए किस डायरेक्शन में सड़क जा रही है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो आधुनिक पैटर्न पे सड़कों का निर्माण मौर्य साम्राज्य में किया गया, जिसकी जानकारी मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका नामक किताब से। फिर जो दूसरे अधिकारी थे, जो दूसरा वर्ग है अधिकारी का, उसको कहा जाता है एस्ट्रोनोमोई। एस्ट्रोनोमी शहर के अधिकारी हुआ करते थे, दे वर बेसिकली टाउन ऑफिशियल्स। वो तो जिले के अधिकारी हो गए एग्रोनोमी, और एस्ट्रोनोमी शहर के अधिकारी हुआ करते थे। अब शहर के प्रशासन के बारे में विस्तार से बात करते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कहता है कि शहर के प्रशासन को कमेटी, समितियों के माध्यम से चलाया जाता रहा। 6 समिति बनाई गई, या आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा, 6 समिति बनाई गई, जिसमें हर एक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अभी कौन कौन सी समिति थी अपन थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जो पहली समिति थी उसका कार्य था इंडस्ट्रियल आर्ट, यानी जो औद्योगिक उत्पादन होता रहा उसको नियंत्रित करने का, उसको रेगुलेट करने का कार्य होता रहा पहली समिति का। फिर जो दूसरी समिति थी उसका काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य था कि शहर में जितने भी विदेशी आते हैं, जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, उनका ध्यान रखना, उनको सुविधाएं मुहैया कराना, उनके रुकने का प्रबंध कराना, उनके खाने पीने का प्रबंध कराना, उनके ठहरने का स्थान सुनिश्चित करना, और उन पर नज़र रखना विदेशी, कि ऐसा नहीं हो कि कोई विदेशी है वो जासूस बन के मौर्य साम्राज्य में आया, जासूसी करके चला जाए। तो उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता था दूसरी समिति का। फिर उसके बाद जो अगली समिति होती रही उसका कार्य होता रहा शहर में जन्म और मृत्यु के आंकड़े इकट्ठे करना, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ठीक है। फिर इसके बाद जो अगली कमेटी है, इसके बाद अगली कमेटी का कार्य होता है व्यापार से संबंधित, व्यापार को नियंत्रित करना, व्यापार को रेगुलेट करना, और माप और तौल के सिद्धांतों को जनता के सामने लेके जाना। माप और तौल, इनका ध्यान रखा जाता रहा इस कमेटी के द्वारा। फिर जो अगली कमेटी है उसका कार्य था जो उत्पादित वस्तुएं हैं जब उनको बेचा जाता रहा, उत्पादित वस्तुओं का ध्यान रखना कि उत्पादित वस्तुएं सही प्रकार, सही क्वालिटी में वो वस्तुएं बनी है नहीं बनी है, फाइन लगाना है जिन्होंने उन वस्तुओं को बनाया अगर वस्तुएं खराब बनी, तो उत्पादित वस्तुओं का ध्यान रखना, यह अगली कमेटी का कार्य था। फिर इसके अलावा जब भी कोई मैन्युफैक्चर्ड आइटम को बेचा जाता रहा, जो लास्ट कमेटी है, अपन छठी कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं, वह उस जो बेचते रहे उसका जो पैसा मिला करता रहा उसका 1 भाग पे इन अधिकारियों को अधिकार दिया गया था, उसका 1 भाग इन अधिकारियों को मिला करता रहा। मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं, जो उत्पादित वस्तुएं जब उनको बेचा जाता था और बेचने में जो भी पैसा आता था उसका 1 भाग इन अधिकारियों को दिया जाता रहा। कुल मिला के आर्थिक गतिविधियों को, या आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी कौन कौन सी कमेटियाँ, तो जो आर्थिक गतिविधियाँ उनको बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल में नियंत्रित किया गया मौर्य साम्राज्य के द्वारा। फिर मेगास्थनीज इसके बाद जानकारी देता है कि पूरा का पूरा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, जो नगर निगम कह दो या नगर परिषद कह दो, पूरी की पूरी नगर निगम का प्रशासनिक ढांचा मौर्य साम्राज्य में तैयार कर रखा था, क्योंकि शहर का जो प्रशासन इतना डिटेल्ड तरीके से कमेटी के माध्यम से चलाया जाता था। फिर मेगास्थनीज बात करता है ओवरसीयर्स के बारे में। ओवरसीयर्स जासूसों के बारे में बात करता है, विभिन्न प्रकार के जासूसों के बारे में मेगास्थनीज जानकारी देता है। ओवरसीयर्स मैं पहले लिख देता हूँ, मेगास्थनीज ने जासूसों को ओवरसीयर्स कहा है। ओवरसीयर्स थर्ड नंबर पर, क्योंकि जासूसों से किसी भी राजा को प्राचीन काल में बहुत अधिक खतरा हुआ करता रहा, क्योंकि अगर बाहर से कोई जासूस आ गया और उसने उनके साम्राज्य की जासूसी कर ली तो उसका सीधा का सीधा नुकसान होता रहा राजा को। राजा के यहाँ पे आक्रमण हो सकता रहा, या फिर राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता रहा। तो जासूसों की पूरी एक फौज तैयार की गई मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत। फिर इसके अपन बात करते हैं कानून व्यवस्था के बारे में। कानून व्यवस्था के अंतर्गत, कानून न्याय व्यवस्था के बारे में, तो न्याय व्यवस्था के अंतर्गत सर्वोपरि राजा
न्याय दिया करता रहा। जो हाईएस्ट लिंक है जस्टिस का वो राजा के द्वारा किया जाता रहा। फिर जो आपराधिक कानून थे बहुत अधिक कड़े थे। क्रिमिनल लॉ वाज वेरी सिवियर, जैसे सजा देने के बहुत कड़े प्रावधान थे। सजा के अंतर्गत क्या दिया जाता था, अगर किसी ने अगर कोई फॉल्स विटनेस है, किसी ने झूठी गवाही दे दी, तो उसके शरीर के अंग काट दिए जाते थे। तो सजा के कड़े प्रावधान थे। और जैसे इसमें लिखा हुआ है कि खासकर अगर किसी शिल्पकार को कोई नुकसान पहुंचा रहा, शिल्पकार मतलब आर्टिजन, शिल्पकार को कोई नुकसान पहुंचा रहा, शिल्पकार के हाथ काट देता रहा या उसकी आंख खराब कर देता रहा, तो उसके बदले सीधा मृत्युदंड दिया जाता रहा। क्योंकि शिल्पकारों का प्राचीन समाज में बहुत अधिक महत्व रहा है, क्योंकि यही महल बनाने का कार्य करते रहे, ये निर्माण का कार्य किया करते थे, ये लकड़ी का कार्य किया करते थे। शिल्पकारों का अत्यधिक महत्व था। अपन कानून और न्याय व्यवस्था के बारे में अपन बात करते हैं कि मेगास्थनीज ने गलत जानकारी दी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत में कोई भी लिखित कानून नहीं था, मेगास्थनीज ने ऐसा कहा, लेकिन ये जानकारी पूरी तरीके से गलत है। भारत में लिखित कानून था, जैसे मनुस्मृति। फिर सैनिक प्रशासन के बारे में मेगास्थनीज ने क्या कहा, वही 6 कमेटियाँ थी, 6 समितियाँ थी, जिसमें हर समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। अभी 6 समिति कौन कौन सी थी, बहुत सिंपल है। सबसे पहले पैदल सेना से संबंधित एक कमेटी थी, दूसरा घुड़सेना से संबंधित एक कमेटी थी, तीसरा रथों से संबंधित एक कमेटी थी, वॉर चैरियट, युद्ध में जो रथ प्रयोग में लिए जाते रहे, रथ की जो सेना थी उससे संबंधित एक समिति हो गई। फिर इसके बाद वॉर एलिफेंट, हाथी की सेना की एक समिति हो गई। फिर ट्रांसपोर्ट, परिवहन के जो साधन हुआ करते थे, आर्मी में जो परिवहन के साधन नाव के माध्यम से या रथ के माध्यम से जो परिवहन के साधन होते थे, उसकी एक कमेटी थी। फिर छठा है लास्ट, एडमिरल ऑफ द फ्लीट, यानी नेवी से संबंधित, नेवी भी हुआ करती थी मौर्यन साम्राज्य के पास, तो नेवी से संबंधित जो लास्ट कमेटी वो हुआ करती थी। तो अपन ने थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में पढ़ा है मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में। अपन ने मौर्य साम्राज्य के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी यहाँ पे निकाल ली। तो इस जानकारी के आधार पे आप मौर्य साम्राज्य के बारे में भी आप काफ़ी सारा आंसर लिख सकते हो इन्हीं पॉइंट को यूज़ करते हुए। मेगास्थनीज ने ऐसा कहा। तो इसी के साथ ही अपन यहाँ पे डिस्कशन समाप्त।